गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ खुवी के चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वंशानुक्रम तथा वातावरण। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना वो बीएड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सी टेट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीटेट के लिए भी है, और जितने भी आपके बीएड एग्जाम होते हैं ना, और जो कुछ भी आपके टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, सबके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम देखेंगे वंशानुक्रम तथा वातावरण। ओके, तो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं इसके पहले के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से आप मेरे पहले के वीडियोस को भी देख पाओगे। ठीक है, तो चलो फिर आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो वंशानुक्रम, तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि वंशानुक्रम एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो वंशानुक्रम, ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि वंशानुक्रम क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स डाले हैं। वंशानुक्रम एक जैविक तथ्य है, यह जेनेटिक के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कुछ गुण हस्तांतरित होते हैं। वंशानुक्रम के कारण समान से समान जीव ही उत्पन्न होता है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो वंशानुक्रम क्या है। वंशानुक्रम वो है जो हमें, जिसको कि हम अगर मतलब प्रॉपर अगर समझने की भाषा में बोले तो खानदानी, जो बोलते हैं ना हम लोग कि खानदानी चलता आ रहा है। अगर हम लोग बोलते देखो वो हाइट में छोटा है तो क्या बोलते हैं, उसके खानदान से ही वो चलता आ रहा है, मतलब उसके पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स में जो भी उनके पूर्वज है वहां से वो चलता आ रहा है। अगर कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ना अरे उसका खानदान ही इंटेलिजेंट है पूरा, मतलब हम लोग पहले एकदम डायरेक्ट से डायरेक्ट हम खानदान पे ही पहुंचते हैं। तो वही होता है वंशानुक्रम, जो कि हमको अपने माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है वो बोलता है वंशानुक्रम के कारण समान से समान जीव ही उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जानवर है तो जानवर से जानवर ही उत्पन्न होंगे, और अगर इंसान है, आदमी है, ठीक है, मनुष्य है, तो उससे क्या होगा, मनुष्य से मनुष्य का ही जन्म होता है। तो वंशानुक्रम का यही नियम है, और जो जैसा है वही गुण वहां से चलता आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जानेंगे कि जो शिशु का जन्म होता है, ठीक है, तो शिशु का जन्म कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, क्या प्रक्रिया होती है उसकी। तो यहाँ पे मैंने इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ठीक है, ये भी जानना जरूरी है कि शिशु का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, कभी कभी इसमें से भी क्वेश्चन पूछ देता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो फीमेल होती है ना, इसके क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स एक्स। ठीक है, इसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये एक्स एक्स जो होता है ना, इससे फीमेल का जन्म होता है। ठीक है, मतलब नारी का जन्म होता है। ठीक है, और ये जो एक्स वाई क्रोमोसोम है ना, इससे नर का जन्म होता है, मतलब एक बालक का जन्म होता है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। ठीक है, तो मेल का जो स्पर्म है वो जाके एग से जब फर्टिलाइज होता है तो वो क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, और इसके बाद यहाँ से न्यू बॉर्न जो नया बेबी है उसका जन्म होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि मनुष्य में मतलब जो टोटल क्रोमोसोम है उसकी संख्या कितनी होती है। ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखना है इस चीज की। ठीक है, जो भी आप सीटेट या टेट का एग्जाम दोगे या फिर जो भी कोई एग्जाम दोगे, तो यहाँ पर टोटल क्रोमोसोम जो होता है ना वो 46 होता है। ठीक है, और इसमें जो पेयर्स होते हैं वो 23 पेयर्स होते हैं। क्रोमोसोम कभी सिंगल नहीं होता, हमेशा वो पेयर्स में चलता है। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया ना, ये देखो यहाँ पे एक्स एक्स का पेयर है और यहाँ पे एक्स वाई का पेयर है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे बोलता है कि जो क्रोमोसोम होता है हमेशा वो पेयर्स में होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि 22 गुणसूत्र, ठीक है, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और उसमें से 23 का पेयर बनता है, जिसमें से 22 जो होते हैं ना वो बिल्कुल सिमिलर सिमिलर होते हैं। मतलब जो नर है या मादा है उसमें दोनों में, मतलब या फिर कोई पुरुष है या फिर स्त्री है, तो उसमें क्या होंगे, सेम टू सेम होंगे। तो वैसे गुणसूत्र को हम क्या बोलते हैं, समजात गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, और ये जो 23rd वाला जो होता है, ये जो जोड़ा होता है वो स्त्री और पुरुष दोनों में क्या होता है, अलग अलग होता है, समान नहीं होता है। तो इसी के लिए इसको हम लोग विषमजात गुणसूत्र बोलते हैं। एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि जो 22 गुणसूत्र जो सिमिलर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम समजात गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समजात गुणसूत्र। ठीक है, और जो अलग जो 23rd वाला पेयर जो होता है, लास्ट वाला पेयर जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो अलग होता है दोनों में, इसी के लिए उसको हम विषमजात गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एनास्टासी जो कि मनोवैज्ञानिक थे, तो उन्होंने बताया कि पितरैक, पितरैक का मतलब होता है जीन। ठीक है, जो कि हमें हमारे पूर्वजों से मिलता है। तो कुछ ना कुछ हमें हमारे पूर्वजों से मिलता है, उसी को हम लोग वंशानुक्रम बोलते हैं।
कि अगर हमारे दादा दादी लंबे थे, ठीक है, तो पापा के पास वो जिन गया उसमें, अगर वो बुद्धिमान थे तो पापा के पास भी वो जिन गया, और उसके बाद अगर हमारे नाना नानी की तरफ से कोई गोरा है या फिर कोई थोड़ा मतलब हाइट में छोटा है, तो वो मम्मी की तरफ वो गुण गया, अब दोनों को मिला के उसके बच्चे को मिलेगी, ठीक है। तो बच्चा लंबा भी हो सकता है, बुद्धिमान भी हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ उनके जिन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग वंशानुक्रम बोलते हैं। जहाँ पे एनास्टासी जी ने बोला है कि पितृ एक वंशानुक्रम की विशेषताओं का वाहक है, ठीक है, जो किसी न किसी रूप में सदैव हस्तांतरित होता है। मतलब जीन जो होता है ना, वो बहुत ही मतलब विशेष है, जो कि अपने परिवार के किसी जन से, हमारे परिवार के जो दादा दादी हैं उनके जो पेरेंट्स थे, फिर तुम्हारे मॉम डैड हो गए, तो उनसे बच्चों में ट्रांसफर होता है, और वो किसी न किसी रूप में ट्रांसफर होता ही है। तो उसी को हम लोग वंशानुक्रम बोलते हैं, और वो हस्तांतरित होता ही है, मतलब हम सबको मिलता ही मिलता है, ठीक है ना। कभी देख लेना, किसी के अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले होंगे ना, तो उसका बच्चा भी उतना ही ज्यादा गुस्सा करने वाला होगा। अगर कोई बुद्धिमान है तो उसके बच्चे भी उतने ही ज्यादा बुद्धिमान होंगे, है ना। तो ये होता है वंशानुक्रम, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि जो 22 गुणसूत्र सेम टू सेम होते हैं उसको हम समजात गुणसूत्र बोलते हैं, और जो 23rd वाला जो अलग अलग होता है उसको हम लोग विषमजात गुणसूत्र बोलते हैं। और टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, ठीक है। तो यह जो डायग्राम है, इससे मैंने ये समझाने की कोशिश करी है कि एक लड़की और एक लड़का, ठीक है, एक बालक और बालिका का जन्म कैसे होता है। तो यहाँ पे देख लो, ये जो पुरुष है इसमें कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है? एक्स वाई क्रोमोसोम, ठीक है। और फीमेल जो होती है उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। जब मेल का स्पर्म फीमेल के एग से जाके मिलता है, ठीक है, फर्टिलाइज करता है, तो क्या बनता है? जायगोट बनता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ही बेबी का जन्म होता है। तो यहाँ पे अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मिलेगा आपस में, तो एक्स एक्स क्या बनता है? मैंने बताया था, लड़की बनता है, फीमेल बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बालिका का जन्म होगा, ठीक है। और उसी प्रकार मेल का वाई क्रोमोसोम और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम जब मिलेगा, तो क्या बनेगा? बालक, ठीक है, मतलब बालक का जन्म होगा एक। तो इसी प्रकार से जब एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं तो बालिका का जन्म होता है, और एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं तो उसमें बालक का जन्म होता है। तो यहाँ पे भी मैंने उस डायग्राम से यही समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे मदर है, यहाँ पे फादर है, ठीक है। तो मम्मी और पापा, ठीक है। तो माँ का एक्स और पापा का वाई जब मिलता है तो एक लड़के का जन्म होता है, ठीक है। और माँ का एक्स और पापा का वाई जब मिलता है तो एक लड़की का जन्म होता है। ओके, ये भी जानना जरूरी है, तो इसी के चलते मैंने बताया, ठीक है। अब हम जानेंगे कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं ना, देखना, जो एकदम बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, तो उनमें क्या होता है? उनमें सब कुछ सेम होगा, ठीक है। उनके आंख का कलर, उनके बॉडी का हाइट, उनके बाल भी एक जैसे होंगे, लेकिन उनका फिंगरप्रिंट का होगा हमेशा अलग अलग होगा। और जो एकदम सिमिलर टू सिमिलर वाले जुड़वा होते हैं ना, बिल्कुल एक जैसे वाले, तो उनको क्या हम लोग बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। और जो मतलब जुड़वा है लेकिन लड़का और लड़की है, ठीक है, मतलब आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होते हैं? दोनों सेम टू सेम होते हैं। लड़का लड़का होगा, दो लड़के होंगे या तो फिर दो लड़कियां होंगी, ठीक है। और एक और टाइप का जो जुड़वा होता है जिसको हम लोग फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं, उसमें क्या होगा? उसमें लड़का लड़की होगा, ठीक है, सेम टू सेम नहीं होंगे, ओके। तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देखो, जब स्पर्म एक सेल से मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे जायगोट बनता है। तो ये आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होती है कि एक एग होता है और एक ही स्पर्म होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं? एक ही प्लेसेंटा को क्या करते हैं? शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल डिट्टो आइडेंटिकल ट्विंस बनेंगे। जैसे हमने ये जुड़वा करके कोई मूवी थी ना जिसमें सलमान खान का डबल रोल था, तो उस टाइप जो एकदम बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, हरकतें भी सेम टू सेम होंगी, लेकिन उनका क्या होता है? थंब एक्सप्रेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है। सब कुछ सेम टू सेम होगा लेकिन थंब एक्सप्रेशन क्या होता है? अलग होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक, ओके। अब हम देखेंगे वैसे जो जुड़वा होते हैं लेकिन या लड़का और लड़की होगा, दो स्पर्म होते हैं और दो एग के साथ फर्टिलाइज करते हैं, और वो लोग क्या होता है? अपना प्लेसेंटा जो होता है वो शेयर नहीं करता है, वो सेपरेट होते हैं दोनों अलग अलग। इसी के चलते एक लड़का का जन्म होता है और एक लड़की का जन्म होता है, लेकिन उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? उसको भी हम लोग
ट्विन्स ही बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने एग्जाम्पल भी बताया है, देख लो ये तुम्हारे आ जाते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स में, जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की का जन्म होगा, लेकिन वो भी ट्विन्स ही कहलाएंगे। तो इसमें क्या होता है, दो सेट्स ऑफ एग होते हैं और स्पर्म होते हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं। ओके, यहाँ पे देख लो, स्पर्म जब एग से मिलता है जायगोट बनाता है, ठीक है, ये मिल रहे हैं, और उसके बाद से फिर जो उनका प्लेसेंटा होता है ना, ये दोनों का क्या होता है, वो सेपरेट होता है, ठीक है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऐसे में एक लड़का और एक लड़की का जन्म होता है, मतलब या तो एक एक्स का जन्म होगा और एक एक्स वाई का जन्म होता है। ठीक है, एक लड़का और एक लड़की का जन्म होगा। और आइडेंटिकल ट्विन्स में क्या होता है कि एक ही स्पर्म होंगे और एक ही एग होगा। ठीक है, जब ये दोनों मिलते हैं तो ये जायगोट बनाते हैं और ये एक ही प्लेसेंटा को शेयर करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल एक जैसे, मतलब बिल्कुल डिट्टो, देख रहे हैं इनमें कोई फर्क दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम है। बाल का कलर देख लो, बाल बनाने का तरीका देख लो, आंखें देख लो, ठीक है, सब कुछ सेम टू सेम होगा। लेकिन फिर भी सेम टू सेम होने के बावजूद भी इनका जो थंब एक्सप्रेशन होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये होता है आइडेंटिकल ट्विन्स। ओके, ये भी जानना जरूरी था, तो इसी के लिए मैंने बता दिया। और अच्छे से समझने के लिए हम दूसरे इमेज को देखेंगे, तो उसी का सेम चीज है। देखो, ये एक प्लेसेंटा को शेयर कर रहे हैं, ओके, और यहाँ पे देख लो ये डिफरेंट डिफरेंट, दोनों अलग अलग। ये देख लो, सेम उसी का एग्जाम्पल है, एक स्पर्म, ठीक है, जब बेबी बना तो ये सेम प्लेसेंटा को शेयर कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल ट्विन्स बोलेंगे। और यहाँ पे देख लो, ये दोनों क्या है, सेपरेट प्लेसेंटा को शेयर कर रहे हैं और इसमें दो एग और दो स्पर्म है, इसी के चलते इसको हम लोग फ्रेटर्नल ट्विन्स बोलेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे वंशानुक्रम की परिभाषाएं। अभी तक का सब कुछ का क्लियर हो गया होगा, अब चलो फिर हम परिभाषा को देखते हैं। तो जेम्स ड्रेवर, ये लोग जो है सारे सारे मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है। जेम्स ड्रेवर हो गए, एच ए पैटरसन हो गए, रूथ बेंडिक, जे ए थॉमसन, बी एन झा, तो इन्होंने क्या बताया वंशानुक्रम के बारे में। तो पहला है जेम्स ड्रेवर, इन्होंने बताया वंशानुक्रम माता पिता, वंशानुक्रम माता पिता से उनकी संतान में दैहिक मनोगुणों, ठीक है, का संप्रेषण है। मतलब माता पिता से बच्चों को जो मिलता है उसको हम लोग वंशानुक्रम बोलते हैं। जो भी मनोगुण मिलते हैं, अगर मम्मी पापा का हाइट लंबा है तो देख लेना बच्चे भी लंबे होंगे, अगर वो पढ़ने में तेज है तो बच्चे भी तेज होंगे। ठीक है, अब एच ए पैटरसन ने बोला अपने माता पिता के माध्यम से प्राप्तांश वंशानुक्रम, ठीक है, सब कुछ सेम टू सेम है कि जो कुछ भी हमें उनसे मिलता है उसी को हम वंशानुक्रम बोलते हैं। बस सबने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं इसके बारे में, अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। रूथ बेंडिक ने भी सेम टू सेम बोला वंशानुक्रम माता पिता से उनकी संतान को गुणों का प्रेषक है। ठीक है, फिर जेम्स थॉमसन ने बोला कि वंशानुक्रम मुख्यतः अनुवर्ती पीढ़ियों के बीच अनुवांशिक संबंध को दर्शाने वाला सहज शब्द है। ठीक है, जो कुछ भी हमें मिलता है उसको हम लोग वंशानुक्रम बोल देते हैं। तो ये क्या हुआ, सहज टर्म हो गया कि वो खानदानी चलते आ रहा है। बी एन झा, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वंशानुक्रम के नियम। अब इसके भी कुछ कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या नियम होते हैं, तो यहाँ पे 3 नियम है। पहला है समान समान को जन्म देता है, दूसरा है विभिन्नता का नियम, और तीसरा है प्रत्यागमन का नियम। ठीक है, तो समान समान को जन्म देता है, इसको मैंने अभी बताया था कि जो जैसा है वैसे ही जन्म लेगा। ठीक है, मतलब अगर जानवर है तो जानवर को जन्म देगा, अगर इंसान है तो इंसान को जन्म देगा। तो यहाँ पे लिखता है जैसे आप वैसी आपकी संतान। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लंबे हो, गोरे हो, बुद्धिमान हो तो आपके बच्चे भी वैसे ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है यह नियम प्रतिपादित करता है कि एक जाति का प्राणी अपनी ही जैसी जाति को जन्म देगा। अभी बताया मैंने कि अगर कोई जानवर है तो वो जानवर को ही जन्म देगा, और मनुष्य है तो वो मनुष्य को ही जन्म देता है। तो यही होता है आपका समान समान को जन्म देता है का नियम। ठीक है, अगर कोई समान बुद्धि वाले माता पिता है तो उनके बच्चे भी समान बुद्धि वाले होंगे, अगर कोई मंद बुद्धि वाले है तो उनके बच्चे भी मंद बुद्धि वाले होंगे। ओके, अब विभिन्नता का नियम, तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम से बताया है। अगर ये मॉम है और ये डैड है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे देख लो ये रेड फ्लावर है और ये व्हाइट फ्लावर है, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों मिलते हैं तो इनके बच्चे भी बिल्कुल अलग हैं। ये पिंक है, ठीक है, मतलब दोनों का कुछ कुछ, ये बिल्कुल अलग है, दोनों में पिंक आया। ठीक है, तो इसी के चलते बोलते हैं इसमें क्या होता है, बच्चे बिल्कुल समान ना होके थोड़े अलग होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ अंश, कुछ ना कुछ भाग भिन्न होता है। ठीक है, जैसे कि उनका रंग हो गया, उनकी बुद्धि हो गई, उनके शरीर का आकार हो गया, उनकी हाइट हो गई, तो ये क्या होता है, ये थोड़ा अलग होता है उनके
पेरेंट्स से, ठीक है। अगर एग्जाम्पल में ले लो तो अगर कोई कभी कभी देखा होगा आपने कि मतलब माता पिता तो बुद्धिमान है लेकिन उनके बच्चे क्या होते हैं, थोड़े मंद जैसे होते हैं। तो ये बस माता पिता से ही नहीं, उनके माता पिता के भी माता पिता से मिलती है, उनके भी माता पिता से मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं से जीन ट्रांसफर हो रहा है किसी का किसी का किसी का, और तब वो जाके बच्चे में आ जाता है। तो इसी के लिए इसको हम बोलते हैं विभिन्नता का नियम। ओके, अब थर्ड वाला है यहाँ पे प्रत्यागमन का नियम, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है, सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, सोरेनसन ने। अगर कोई भी पूछता है कि प्रत्यागमन का नियम किसने दिया था, तो सर्वप्रथम इसको किसने दिया था, सोरेनसन ने, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है कि प्रत्यागमन के नियम में क्या होता है कि मम्मी और पापा इनके जो जिन होते हैं, ठीक है, तो इसमें से कुछ बच्चे पे ट्रांसफर होता है लेकिन कुछ बहुत कमजोर होते हैं और कुछ बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। तो बच्चा तेज भी हो सकता है, बच्चा मंद भी हो सकता है, बच्चा हाइट में ज्यादा भी हो सकता है, बच्चा हाइट में कम भी हो सकता है। तो प्रत्यागमन का नियम यही बताता है, ठीक है। जो माता पिता के विशिष्ट गुण होते हैं उसमें से बच्चों में कुछ सामान्य गुण ही आएंगे, तो ऐसे नियम को हम प्रत्यागमन का नियम बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है बालक के विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव। बालक के विकास में वंशानुक्रम किस प्रकार से प्रभाव डालता है, ओके। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, मानव को जन्म से प्राप्त जीन्स ही उसके भावी विकास की दिशा और दशा निर्धारित करते हैं। जो भी उनको उनके पेरेंट्स से जीन मिलता है वही उनके विकास मतलब डेवलपमेंट का दिशा और दशा निर्धारित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता है मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालक के शारीरिक और मानसिक लक्षणों पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिक जो थे उन्होंने बताया कि उसी के अनुसार बालक का जो शारीरिक और मानसिक लक्षण होता है ना, उसको वंशानुक्रम प्रभाव पड़ाता है। तो इसमें क्या है, कुछ जो पॉइंट्स है वो निम्नलिखित है। पहला, शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, ओके। दूसरा, मूल्य शक्ति तथा स्वभाव पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, मानसिक तथा सामाजिक विकास पर प्रभाव और व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव। तो शारीरिक लक्षणों का प्रभाव से क्या तात्पर्य है, इसमें ये बोलना चाहता है कि जो भी हमें जिन हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बालक का शरीर जो शारीरिक संरचना है उसकी, रंग रूप आकार भार ऊंचाई आदि ये सब जो होते हैं वो जीन पे आधारित होता है कि उसको कौन से जीन उनके पेरेंट्स उनके पूर्वजों से उनको मिल रहा है। तो इसी के चलते यहाँ पे बोलता है कि बालक के विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगर पेरेंट्स लंबे होंगे, गोरे होंगे, बुद्धिमान होंगे, उनके बच्चे भी वैसे ही होंगे, ठीक है। देख लेना, कभी कभी ऐसा होता है कि बोलते हैं कि अरे आपका बेटा या फिर आपकी बेटी बिल्कुल आपके जैसे दिखती है, ये क्या हुआ, उनके जिन का उनमें ट्रांसफर हुआ कि वो सिमिलर सिमिलर दिखते हैं, ठीक है। अब दूसरा है मूल शक्तियों तथा स्वभाव पर प्रभाव। तो यहाँ पे जो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक हैं उन्होंने बोला कि जो बालक होता है ना, उनकी मूल शक्तियां जो होती है वो उनका वंशानुक्रम से ही उनको मिलता है, मतलब उनका वंशानुक्रम ही मूल शक्तियों का जिम्मेदार होता है, ठीक है। संतान जो होता है उसका जो स्वभाव होता है उसके माता पिता से मिलता जुलता है। अगर माता पिता गुस्सा करने वाले होंगे तो उनके बच्चे भी वैसे ही होंगे, ठीक है। तो इसी के लिए बोलता है यहाँ पे कि जो मूल शक्तियां होती है ये भी वंशानुक्रम से ही हमें मिलती है। अब नेक्स्ट है चरित्र पर प्रभाव। तो देखना, जो अच्छे चरित्र के लोग होते हैं उनके घर के लोग भी बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, और जो ऐसे होते हैं जो बुरे चरित्र के हैं, ठीक है, मतलब खून खराबा करना, मारपीट करना या फिर कुछ और भी चीजें, तो वैसे परिवार में बच्चे क्या होते हैं वैसे ही जन्म लेते हैं। तो वो क्या करता है, उनके चरित्र का व्याख्यान देता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि अगर वंशानुक्रम जो वो चलते आ रहा है, अगर आप चरित्रवान हो तो आपके बच्चे और आपका परिवार भी चरित्रवान ही होगा, और अगर आप चरित्रवान नहीं हो तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है मानसिक तथा सामाजिक विकास, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि जो मानसिक और सामाजिक विकास भी होता है ना, ये टोटली वंशानुक्रम पर डिपेंड करता है। अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो बुद्धिमान माता पिता के बच्चे होंगे उनके बच्चे भी देख रहे हैं ना, अधिकतर बुद्धिमान ही होते हैं, और जो मंद माता पिता के बच्चे होंगे वो भी मंद ही होते हैं, वो हस्तांतरित होते जाते हैं, ठीक है। जो पूर्वजों के जिन होंगे वो उनमें आते जाएंगे, ठीक है। और सामाजिक विकास भी पूरी तरीके से वंशानुक्रम पे ही डिपेंड करता है। जिसको समाज में बहुत अच्छे तरीके से रहने की आदत होगी, बहुत ज्यादा जो श्रेष्ठ है, जो बहुत नामी है, तो उनके परिवार में भी कोई सदस्य वही काम करेगा जिससे कि उसके परिवार का नाम बना रहे, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, वंशानुक्रम पे ही डिपेंड करता है। लास्ट वन है व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव। तो ये भी देख लेना, अगर परिवार में कोई बिजनेसमैन है, वो जो चलते आ रहा है, बोलते हैं ना कि खानदानी बिजनेस करेगा, और क्या करना है, खानदानी बिजनेस करेगा, तो इसको हम बोलते हैं व्यवसायिक योग्यता, जो कि ये भी वंशानुक्रम पे ही डिपेंड करता है, ओके। अब हम देखेंगे वंशानुक्रम के सिद्धांत, मतलब इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, ओके। तो यहाँ पे 4 प्रिंसिपल्स हैं। तो पहला है गाल्टन का जीव सांख्यिक सिद्धांत,
फिर दूसरा वीजमैन का बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, उसके बाद है मेंडल का वंशानुक्रम का सिद्धांत, फिर है विकासवाद का सिद्धांत। ओके, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से बताया है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे ये संतान है, ठीक है, और इसके माता पिता हैं। ओके, तो अब पिता के भी माता पिता मतलब बच्चे के दादा और दादी। ओके, अब दादा दादी के भी माता पिता मतलब बच्चे के परदादा और परदादी। ठीक है, सिमिलरली माता के तरफ से भी मतलब बच्चे के नाना नानी और उसके परनाना और परनानी। तो बच्चे में क्या होगा, गाल्टन ने यही समझाया था कि एक जो बच्चा होता है ना, उसमें पूर्वजों के गुण ट्रांसफर होते हैं। मतलब परदादा परदादी से दादा को गया, दादा से पिता को गया और पिता से संतान को गया। सिमिलरली परनाना परनानी से नाना नानी को गया, फिर माता को गया और फिर उसके संतान को मिला। ठीक है, तो माता पिता के जो माता और पिता दोनों के गुण संतान में आए। तो यही गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत समझाना चाहता था कि हमारे पूर्वजों के जो भी जिन होते हैं ना, वो ट्रांसफर होते जाते हैं। ठीक है, अभी ये भी जब बच्चा बड़ा होकर शादी करेगा, कोई भी जिससे शादी करेगा उसके बाद इसके भी जो बच्चे होंगे तो एक तो इनका जिन क्या होगा, उनमें ट्रांसफर होगा। तो गाल्टन यही कहना चाहते थे कि जो जिन होता है ना, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर हस्तांतरित होते जाता है। ठीक है, तो यही होता है गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत। आई होप कि आपको इस डायग्राम के थ्रू समझ में आया होगा। ओके, तो यहाँ पे दूसरा सिद्धांत जो है वो वीजमैन का बीज कोष का निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता है कि विजमैन ने स्पष्ट किया, मतलब विजमैन ने बताया कि स्त्री पुरुष के जीन्स से जायगोट का निर्माण होता है और जायगोट में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहला क्या होता है, शरीर कोशिका, जिसको कि हम इंग्लिश में बॉडी सेल भी बोलते हैं, और दूसरा होता है जीव कोशिका, जिसको कि हम इंग्लिश में जर्म सेल भी बोलते हैं। तो इन्होंने बताया ये जो बॉडी सेल जो होता है ना, ये क्या होता है, ये मर जाता है, लेकिन जीव कोश जो होता है ना, ये मरता नहीं है, ये हमेशा जिंदा होता है। और यही जीव कोश जो होता है ना, वो हस्तांतरित होते जाता है, मतलब जो जिन होते हैं ना, वो हस्तांतरित होते जाते हैं। तो विजमैन का बीज कोश का निरंतरता का सिद्धांत यही है कि इंसान जो होते हैं उनमें शरीर कोश जो होता है वो मर जाता है, लेकिन जीव कोश जो होते हैं वो निरंतर चलते रहते हैं, मतलब वो ट्रांसफर होते रहता है माता पिता से बच्चे में, फिर माता पिता के माता पिता से माता पिता में, उनके माता पिता से उनके माता पिता में। तो ये होते हैं कि ये हस्तांतरित होते जाते हैं। तो यही है विजमैन का बीज कोश का निरंतरता का सिद्धांत। ओके, थर्ड जो है वो है मेंडल का वंशानुक्रम का सिद्धांत। ओके, तो मेंडल ने क्या किया था, इन्होंने मटर पे प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया था, दो टाइप की मटर ली थी। ठीक है, एक शुद्ध मतलब पूरी की पूरी प्योर बड़ी मटर, और दूसरा छोटी मटर। ठीक है, तो ये दोनों को जब बोया गया तो इनसे क्या मिला, वर्ण संकर मटर। ठीक है, मतलब वो जो था छोटा था। ठीक है, अब उसमें से क्या हुआ, उसमें से 25% जो होता है वो बड़ी मटर मिली, और 50% मतलब सबसे ज्यादा जो संख्या थी वो उन दोनों की वर्ण संकर मटर की थी, और 25% जो थी वो शुद्ध मटर की थी। तो उन्होंने यही बताया कि अगर दो टाइप का मटर अगर उन्होंने बोया तो उनसे वर्ण संकर मटर मिले। ठीक है, जिसमें से कुछ खराब भी थे और जिसमें से कुछ अच्छे भी थे, लेकिन जब फिर से उनको बोया गया तो वो प्रॉपर तरीके से मतलब 50% जो थे वर्ण संकर मटर ही मिले थे। मतलब उनकी आकार जो थी वो दोनों को मिला के दोनों के बीच वाली आकार में थी। ओके, तो अगर इसको इंसानों पे किया जाए तो ये आप बोल सकते हो कि अगर कोई लंबा है, पेरेंट्स में अगर कोई एक लंबा है और एक छोटा है, तो जरूरी नहीं कि उनके बच्चे लंबे ही पैदा हो, उनके बच्चे उन दोनों के बीच के भी पैदा हो सकते हैं, मतलब उन दोनों के हाइट से छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, अब है यहाँ पे विकासवाद का सिद्धांत। तो विकासवाद का सिद्धांत में इन्होंने क्या बोला कि जब एनिमल जो थे उन्होंने विकास उन्होंने देखा, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है जिराफ का। ठीक है, पहले बताया जाता है कि जिराफ जो था वो घोड़े के जैसा ही था, लेकिन जो इनकी जो भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया थी, मतलब ये जो पत्ती को खाते थे तो ये अपने गर्दन को क्या करते थे, ऊपर की ओर लेके जाते थे। तो उसी प्रकार से जब उनसे दूसरी पीढ़ी का जन्म हुआ तो उसमें पाया गया कि उनकी गर्दन थोड़ी लंबी हुई। अब उनकी भी आदत थी कि वो गला ऊपर करके पत्ती को नोच के खाते थे, तो उनमें उनके गले की हाइट जो थी वो थोड़ी बढ़ गई। तो उनसे जब दूसरा पीढ़ी आया तो उसमें उसके गले को और लंबा पाया गया। तो उसी प्रकार से जो बाद की जो लास्ट पीढ़ी आई उसमें पाया गया कि जिराफ का गला एकदम लंबा है। ठीक है, तो यही है आपका विकासवाद का सिद्धांत। तो विकासवाद का सिद्धांत में लेमार्क ने जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि
जो एक बच्चा होता है, तो अगर उसमें आप किसी चीज को अगर आपने चेंज करा है अपने परिवार में, तो देख लेना वो जो जन्म लेंगे आने वाली पीढ़ी, उनमें भी आप उन सुधार को देखने पाओगे। तो यही था इनके सिद्धांत का मतलब। तो आई होप कि आपको ये चारों सिद्धांत क्लियर हो गए होंगे। ओके, चलो ठीक है। अब हम जानेंगे कि वातावरण, ठीक है, वातावरण तो सब कोई जानता है, सबने बचपन से ही पढ़ा है कि जो वातावरण होता है उसको हम लोग पर्यावरण सबसे भी जानते हैं। और पर्यावरण को हमने सबने जाने कि पर्यावरण क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है, परिजोड़ आवरण। मतलब वैसे जो कि हमें चारों ओर से घेरे रखती है उसको हम लोग पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, तो एक जो बालक होता है ना, उसके विकास में पर्यावरण का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता है बालक के विकास में वातावरण अथवा पोषण, मतलब जो नेचर है और जो नर्चर है, दोनों इंपॉर्टेंट होता है एक बालक के विकास के लिए। मतलब वातावरण के साथ साथ उनको पोषण भी चाहिए। ओके, की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वातावरण को पर्यावरण शब्द से भी संबोधित किया जाता है, मतलब वातावरण को हम पर्यावरण भी बोलते हैं। और पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परिजोड़ आवरण। यहाँ पे परि का अर्थ क्या है कि चारों ओर, और आवरण का अर्थ है वह जो चारों ओर से घेरे हो। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वातावरण व्यक्तियों को चारों ओर से घेरे हुए रहता है। ठीक है, बहुत इजी में था, वातावरण आप लोग समझ गए होंगे। ओके, अब यहाँ पे वातावरण के बारे में जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, जैसे कि जेएस रॉस हो गए, पी जिस बुरेट हो गए, एनी अनास्ताशी हो गए, रच हो गए। तो उन्होंने बताया, जेएस रॉस ने बताया कि पर्यावरण हमें प्रभावित करने वाला बाह्य बल है। मतलब हमें जिस वातावरण में रखा जाता है हम उसी को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब भी जिस बुरेट, मतलब इसके बारे में अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो अगर देखो किसी अच्छे घर का बच्चा अगर गुम हो जाता है, फॉर एग्जांपल किसी मूवी में देखोगे कि दो बालक होते हैं और वो गुम हो जाते हैं, तो अगर वो किसी मतलब कैसे भी करके वो किसी चोर के घर में चला गया, तो उसकी परवरिश वैसी होगी और वो चोर ही बनेगा। मतलब वो जिस वातावरण में रहेगा वही वातावरण वो अडॉप्ट करेगा। तो इसीलिए बोलता है कि पर्यावरण हमें प्रभावित करने वाला बाह्य बल है, मतलब बाहर वाला बल है। पी डिस्बुरेट, एक वस्तु को निकटता के साथ घेर कर उस पर सीधा प्रभाव डालने वाली प्रत्येक चीज वातावरण कहलाती है। समझ में आया? मतलब अगर एक बच्चा है, आप उसको जिस किसी वातावरण में रखोगे वहां पे देख लेना, मतलब एक सोसाइटी जहाँ पे हम रहते हैं, अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी में रहोगे जहाँ पे मार धाड़ दंगा फसाद गाली गलौज होता है, तो वहां के बच्चे मतलब उसी चीज से घिरे हुए हैं और वो वैसा ही सीखेंगे। फाइन। अब थर्ड वन है एनी अनास्तासी। इन्होंने बोला वातावरण व्यक्ति के जिन को छोड़कर अन्य सभी चीजों को प्रभावित करता है। भाई समझ में आ गया? मतलब मैंने बताया कि जिन जो होता है वो चलता आता है, उसको कोई नहीं प्रभावित कर सकता, वो बस अपने वंशानुक्रम को पकड़ के वो चला आ रहा है, ट्रांसफर होते जा रहा है। लेकिन वातावरण जो होता है वो एक बच्चे के व्यवहार को बदल देता है। ठीक है, रच रच ने जो बोला, वे समस्त परिस्थितियां जो व्यवहार को उद्दीपन प्रदान करती है अथवा व्यवहार में सुधार लाने का कार्य करती है, पर्यावरण कहलाती है। सिंपल है, समझ में आया? ठीक है, चल फिर अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट में है बालक के विकास में वातावरण का प्रभाव। ठीक है, बालक के विकास में वातावरण किस प्रकार से प्रभाव डालता है। तो अभी मैंने बताया कि अगर कोई ऐसे वातावरण से घिरा हुआ है जहाँ पे सिर्फ बुराई ही होती है, जहाँ पे सिर्फ लड़ाई झगड़े मारपीट ही होते हैं, तो वहां के बच्चे वैसे ही कुछ सीखेंगे। और अगर कोई ऐसे वातावरण से घिरा हुआ है जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लोग एक दूसरे को सम्मान करने जानते, एक दूसरे से बातचीत करते, तो वहां पे भी वैसे ही बच्चे सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है वातावरण बालक के विकास पर बहुमुखी, मतलब हर एक तरफ से प्रभाव डालता है। इसका प्रभाव बालक जन्म से पूर्व तथा बाद में भी जीवन पर्यंत पड़ता रहता है। बालक के विकास पर वातावरण का प्रभाव निम्नलिखित है, तो हम लोग इसको जानेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखता है शारीरिक विभिन्नताओं पर प्रभाव, फ्रांज बॉस। ठीक है, तो इन्होंने और साथ ही साथ मैकवाइजर थे, वो भी मनोवैज्ञानिक थे, और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला कि बालक जो होते हैं उन पे वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे है मानसिक विकास पर प्रभाव। ठीक है, तो गॉर्डन ये जो थे वो भी मनोवैज्ञानिक है, ने नाविकों के बच्चों पर अध्ययन किया और पाया कि इन बच्चों का अलग थलग नदियों के किनारे समाज से दूर दूषित वातावरण में रहने के कारण बुद्धि का कम विकास हुआ है। ठीक है, तो इनको कैसा वातावरण मिला? इनको तो सही वातावरण नहीं मिला, ये नाव के साथ चल रहे हैं, कभी इस तट पे तो कभी उस तट पे, तो इसकी वजह से इनका वातावरण सही नहीं मिला, इसी की वजह से इनकी बुद्धि का विकास क्या हुआ? कम हुआ। ठीक है, तो संवेगात्मक विकास पर प्रभाव, तो यहाँ पर लिखता है कि जिन बच्चों के माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य संवेदनशील
होते हैं वे बच्चे भी संवेदनशील होते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पे देख लेना किसके घर में अगर लोग बहुत ही ज्यादा मतलब संवेदनशील हैं तो उनके बच्चे भी वैसे ही होंगे। जिस परिवार में अगर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा चलता है उनके बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे। तो इसी के चलते बोला जाता है कि वातावरण भी बहुत ज्यादा प्रभाव करते हैं बच्चों के विकास के लिए, ठीक है। थर्ड वन है बुद्धि पर प्रभाव। तो कैंडोल, तो ये एक मनोवैज्ञानिक है कि अध्ययन में पाया गया कि बुद्धि का विकास वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण पे अधिक निर्भर करता है। मतलब वातावरण जरूरी है एक बच्चे के विकास के लिए, क्योंकि वातावरण में ही रह के बच्चा बौद्धिक विकास करता है। जिन तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ वातावरण भी जरूरी है। अगर आपके पेरेंट्स बुद्धिमान हैं, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा वातावरण नहीं मिला तो आप क्या हो जाओगे, आप ही धीरे धीरे आपकी बुद्धि क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी, वो काम नहीं करेगी। तो इसी के चलते वातावरण भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कैंडोल ने बोला। व्यक्ति पर प्रभाव, वातावरण का व्यक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। कुले का कहना है, जो मनोवैज्ञानिक थे, कि व्यक्ति के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। समझ में आया। फिर फिफ्थ है चारित्रिक तथा नैतिक विकास पर प्रभाव। वो चारित्रिक और नैतिक विकास पर भी प्रभाव डालता है। लिखता चारित्रिक और नैतिक विकास तो लगभग संपूर्ण रूप से वातावरण पर ही आधारित होते हैं। तो यहाँ पे लिखता है समाज के नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार ही बालक के चरित्र का निर्माण होता है, ठीक है। एक बालक के चरित्र का निर्माण उनके वातावरण से ही मिलता है। क्या वो अच्छा कर रहे हैं, क्या वो बुरा कर रहे हैं, वही तो डिसाइड करता है ना उनका चरित्र। और उनका नैतिक मूल्य कि वो कैसे किसी के आदर सत्कार कर रहे हैं, तो ये भी उनको वातावरण से ही प्राप्त होती है, ठीक है। छठा है विभिन्न योग्यताओं के विकास का प्रभाव। तो इसमें लिखता है इसमें कोई संदेह नहीं कि बालक जन्म से ही कुछ विशेष प्रकार की अभी क्षमता और बुद्धि लेकर पैदा होते हैं, क्योंकि हर एक बालक जो होता है ना उसकी अपनी अपनी एक अलग क्षमता होती है, ठीक है। सब एक जैसे नहीं होते, सब में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है, परंतु इनके आधार पर वह वही सीखता है जो उससे सिखाया जाता है। और सीखने के लिए उचित वातावरण और शिक्षा का आवश्यकता होती है। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हर एक बच्चे में कितनी भी विशेष क्षमता क्यों ना हो, कितने भी विशेष गुण क्यों ना हो, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस वातावरण में रहते हैं, किस तरीके से उनको सिखाया जा रहा है। और सीखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वातावरण और शिक्षा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। अब यहाँ पे देख लो, डेवलपमेंट विकास जो होता है उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का साथ में ही मिलके वो विकास करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि विकास के लिए आप हेरिडिटी बस आपके पास वंशानुक्रम है तो आपका विकास हो रहा है, जो आपको जिन प्रदान हुए उसी से आपका विकास हो रहा है, नहीं। उसके लिए सही एनवायरनमेंट होना भी जरूरी है, मतलब सही वातावरण भी आपको मिलना जरूरी है। या फिर कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको बस वातावरण मिल रहा है और आप में कुछ है ही नहीं तो आपका विकास हो जाएगा, नहीं। तो विकास के लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों इक्वल जरूरी है। इसी के चलते इसका एक फॉर्मूला बनाया गया है, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है जो कि ये लास्ट है। ओके, तो यहाँ पे लिखता है शिक्षा में वंशानुक्रम तथा वातावरण की भूमिका। तो यहाँ पे लिखता है कि शिक्षा में वंशानुक्रम तथा वातावरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। निसंदेह वंशानुक्रम को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परंतु वंशानुक्रम को ध्यान में रखकर बालक के विकास के लिए उचित वातावरण प्रदान किया जा सकता है। जो उनमें जिन ट्रांसफर हुए हैं, जो उनका वंशानुक्रम चलते आ रहा है, उनको देखते हुए हम उनको वैसे वातावरण देंगे तो ही उनकी शिक्षा आगे बढ़ेगी, ठीक है। जिससे उसका सर्वांगीण मतलब हर एक तरीके से उसका विकास होगा। तो इसके भी कुछ निम्नलिखित पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है शारीरिक विकास के लिए, ठीक है। तो जब एक बालक का शारीरिक विकास होता है तो इसमें वंशानुक्रम तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ इनके वातावरण भी जरूरी है। उसको हम उस तरीका का वातावरण देंगे तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा ना। तो इसी के चलते हमेशा शिक्षकों को, ठीक है, ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें उनको ऐसी वातावरण दे जिसमें वो शारीरिक रूप से आगे बढ़ पाए, ठीक है, उनके वंशानुक्रम को देखते हुए। क्योंकि वंशानुक्रम के कारण ये शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है। हर एक का एक ही टाइप का जीन नहीं होता, हर बालक में अलग अलग होता है और उसी के हिसाब से उनकी शरीर की संरचना भी होती है। इसी के चलते शिक्षकों को चाहिए कि उनको हम ऐसा वातावरण दें जिससे कि उनके शारीरिक विकास उसी तरीके से हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बालक की आवश्यकताओं को जानने के लिए, ठीक है। क्योंकि हर बालक अलग अलग वंशानुक्रम से आया है, जिसकी वजह से उनकी विशेषताएं और जो आवश्यकताएं हैं वो भी अलग अलग है। तो एक शिक्षक को जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उनकी आवश्यकताएं क्या क्या हैं, उनमें विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है, जिससे कि उनको उसी प्रकार से शिक्षा दी जा सके। ओके, थर्ड वन है बालक को भावना ग्रंथियों से बचाने के लिए। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो एक शिक्षक बनने जा रहे हैं ना,
तो उनको, तो जब मैंने नियम बताया था ना, क्या क्या बताया था, समानता, भिन्नता और प्रत्यागमन, तो शिक्षक को उनकी जानकारी होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो बुद्धिमान माता पिता होते हैं ना, उनके बालक थोड़े मंद होते हैं, तो कभी कभी टीचर क्या होता है, गुस्से में आके बोल देते हैं कि तुम्हारे माता पिता तो इतने इंटेलिजेंट है, तुम इतना मंद कैसे हो। तो इससे क्या होता है, बच्चे की जो एक आत्मबल होता है ना, वो टूटने लगता है। तो इसी के चलते एक शिक्षक को इन तीनों चीजों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि वो बच्चे को एक अच्छा ज्ञान दे सके, बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दे सके, बच्चे को उचित मार्ग पे ले जाए और उनकी आत्मबल को गिराने की बजाय उनकी आत्मबल को बढ़ा सके और उसी प्रकार से उनको शिक्षा दे सके। ठीक है, अब नेक्स्ट है चारित्रिक और नैतिक विकास के लिए। तो यहाँ पे बोलता है किसी भी समाज जो होता है ना, उसमें बालक का नैतिक और चारित्रिक विकास जो होता है ना, उसके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक वातावरण पे डिपेंड करता है। इसी के चलते एक शिक्षक को ऐसा वातावरण क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे उनको चारित्रिक और नैतिक विकास मिल सके। ठीक है, अब उसके बाद है भाषा विकास के लिए। बालक होता है ना, उसका जो भाषा का विकास होता है ना, उसके घर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो विद्यालय जाता है। तो विद्यालय में एक शिक्षक और अध्यापक को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे उचित भाषा का इस्तेमाल कर सके, चाहे वो घर पे भी हो। तो हमें एक ऐसी उचित भाषा का निर्माण करना है, ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहाँ पे हम बच्चों को सही भाषा सिखा सके, जिसको कि वो अपने भाई बहन या भी किसी से भी मिले तो वो उसी तरीके से बात करे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गांव के लोग जो होते हैं उनकी भाषा थोड़ी डिफरेंट होती है। इनफैक्ट जो शहर के लोग भी होते हैं, वो हर एक जगह की भाषा जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो जब वो विद्यालय जाते हैं तो वो घर की ही भाषा को वहां पे बोलना स्टार्ट करते हैं। तो उनको आप डांटने के बजाय अगर आप ऐसे वातावरण निर्माण करोगे जहाँ पे बच्चे सीखें और आप भी वैसी भाषा बोलोगे, तो बच्चे जरूर उसको अडॉप्ट करेंगे। तो हमें ऐसी वातावरण को स्थापित करना चाहिए जहाँ पे बच्चे का भाषा का भी विकास हो सके। ठीक है, बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण के लिए। ठीक है, क्योंकि हर एक बालक जो होता है वो अलग अलग जगह से आया हुआ है, अलग अलग परिवार से आया हुआ है, तो उनके मानसिक स्तर भी जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो हमें एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहाँ पे बच्चे, क्योंकि हर एक का मानसिक स्तर डिफरेंट है, तो उनके हिसाब से हमें उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि वो उसमें अपने आप को सहज महसूस कर सके और उनका मानसिक विकास भी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप अच्छे से इसके नोट्स बनाना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना। ठीक है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो आप मेरे को ये सारी चीजें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।